Hello students, welcome you all. Starting the next lecture of simple harmonic motion. In today's lecture, we are going to discuss with one of the most important concept, that is simple pendulum from entrance point of view. बच्चों, इसका बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू लेक्चर हमारा हो चुका है, दैट इज लेक्चर नंबर 5 सिंपल पेंडुलम फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. आज के लेक्चर हम देखेंगे बेटा सिंपल पेंडुलम फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो स्टार्ट करते. सबसे फर्स्ट हमने फॉर्मूला देखा था सिंपल पेंडुलम का. क्या यूज होता है सिंपल पेंडुलम टू फाइंड टाइम पीरियड? दैट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी. ये हमारा सिंपल पेंडुलम क्या है बेटा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. वहीं पे अगर कोनिकल पेंडुलम होता सो t का वैल्यू कितना होता? t का वैल्यू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस इज l cos थीटा बाई जी. दिस इज फॉर विच पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम. सो हमने देखा था यहाँ पे कॉस का टर्म नहीं है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा कोनिकल पेंडुलम से क्या होगा? ज्यादा. बिकॉज यहाँ पे जब थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो कॉस थीटा कम होगा, और जब कॉस थीटा कम होगा तो टी कम होगा. सो वी हैव स्टडीड दैट सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ विच पेंडुलम बच्चों? कोनिकल पेंडुलम. क्लियर विद दिस? ओके. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, दैट इज सिंपल पेंडुलम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर. उसके पहले एक बेसिक पॉइंट याद रखना, सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास. ठीक है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल पेंडुलम, ये एक कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर 5 में पढ़ा है. ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? एक छोटा सा बॉब लेते हैं बेटा, ओके, स्पीयर, उसको क्या करते हैं? स्ट्रिंग से टाई करते हैं. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. ठीक है बेटा, वेटलेस तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मासलेस पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या लेते हैं बेटा? नेग्लिजिबल मास का एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसको एक बॉब से अटैच करते हैं, एंड वो क्या परफॉर्म करता है? यस, लीनियर एसएचएम. कब परफॉर्म करता है लीनियर एसएचएम? जब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो छोटा ही होगा. ठीक है, मतलब फॉर स्मॉल एंगल. अगर एंगल बड़ा होगा तो साइन थीटा इज नॉट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू थीटा, एंड दैट टाइम इट इज नॉट अ एसएचएम. ठीक है, फॉर लीनियर एसएचएम एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. वो हमने एक एक कंडीशंस वहाँ पे देखा था. ठीक है, अब सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मास. सिंपल कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ मास. अब लॉ ऑफ मास में क्या कहा है सर ने? ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. क्या कहा सर ने? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, अगर हमने सिंपल पेंडुलम कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, एक हमने यहाँ पे बेटा ये एक बॉब लिया, ये आयरन का है, और सिंपल पेंडुलम और एक कंस्ट्रक्ट किया है, दोनों का लेंथ सेम है, ओके, और ये जो बॉब है बराबर है, सपोज ये वुड का है, तो किसका टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा? दोनों का टाइम पीरियड इक्वल ही होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल ही होगा फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर विद दिस? फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल. अगर मैं दोनों को यही एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे बच्चों, यहाँ को यहाँ से लेकर ऐसे, तो दोनों उतना ही टाइम लगेगा आने के लिए, मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा? इक्वल. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. क्लियर विद दिस? ओके, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा? इक्वल. सो टाइम पीरियड ऑफ आयरन इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ वुड. ठीक है, अब वैसे है ना, ऐसे कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्विंग है, झूला, वो भी क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. इट इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल पेंडुलम. बराबर है. अब झूले पे एक पर्सन बैठा है. कौन बैठा है? एक पर्सन. क्लियर विद दिस? ओके. अब तब टाइम पीरियड था t. ओके, अब अनदर पर्सन आके, अब दोनों साथ में झूल रहे, बोथ आर स्विंगिंग टुगेदर. नाउ टाइम पीरियड है t. सपोज पहले t1 था, अब t2 है, तो कौन बड़ा रहेगा? दोनों इक्वल ही रहेगा. बिकॉज कितने भी पर्सन बैठेंगे दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यस, दैट डज नॉट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता. क्लियर विद दिस? तो 1% 2% टाइम पीरियड विल रिमेन सेम प्रोवाइडेड लेंथ इज सेम. ठीक है ना. अब लेंथ के ऊपर आगे पूरा चर्चा चलने वाला है, बट बेसिक पहले समझते हैं मास के ऊपर. ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने का बच्चों, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता. बराबर है, बट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. वो भी आगे आगे देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा. सेकेंड, डिपेंडेंट ऑन टाइम पीरियड, दैट इज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ लेंथ. अभी आगे जो भी चर्चा चलेगा वो हमारा लेंथ के ऊपर ही चर्चा चलने वाला है. ठीक है बच्चों, किसके ऊपर चलने वाला है? लॉ ऑफ लेंथ. ओके, तो लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है?
सो आपने अगर यहाँ पे देखा रहेगा बच्चों, फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस अगर हम देख रहे हैं तो जो टाइम पीरियड है बेटा, कौन टाइम पीरियड, वो लेंथ के साथ कैसा रिलेशन रखता है डायरेक्टली. सो कैन वी से दैट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल. T is directly proportional to under root of L. For a particular place, gravity is kept constant and बाकी 2 pi is constant. The time period of a simple pendulum is directly proportional to the square root of length provided gravity is kept constant. याद रहेगा बच्चों. Okay. So हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या सर, कि t square is directly proportional to L. चलेगा ना. Okay. So basically ना कभी कभी ना हम लोग को यहाँ पे ना देखना, अभी पूरा लेंथ के ऊपर ही चर्चा चलने वाला है. कभी ग्राफ पूछेंगे. अब किसका ग्राफ पूछेंगे, सपोज अब फर्स्ट जो ग्राफ पूछ रहे हैं ना वो टी और रूट एल का पूछ रहे हैं. किसका पूछ रहे हैं बच्चों, टी और रूट एल का. सो हमने वाई एक्सिस पे टी लिया, यहाँ पे रूट एल लिया, तो ग्राफ कैसे बनेगा, टी को हम लोग क्या ले लेंगे वाई, और रूट इसको क्या लेंगे एक्स. इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है. रूट एल के टी और रूट एल है, टी और एल की ग्राफ की बात नहीं कर रहे, टी और रूट एल की ग्राफ की बात कर रहे हैं. सो वाई का पावर भी 1 है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है टी वर्सेस रूट एल, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. और जब दोनों का पावर 1 होता है तो ग्राफ क्या मिलता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. ओके, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए कहाँ से पास होगा बच्चों, ओरिजिन से. ठीक है बेटा, तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, t विद रिस्पेक्ट टू रूट एल. क्लियर विद दिस. ओके, अब यहाँ पे टी स्क्वायर और एल का ग्राफ पूछा ना तो भी सेम ही आएगा. इसका टी स्क्वायर और एल का ग्राफ सर कैसे बता रहे हैं हम बच्चों, ध्यान देना. ओके, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, यहाँ पे हमने एल स्क्वायर लिया और यहाँ पे क्या लिया बच्चों, टी लिया. क्लियर विद दिस. ओके, सो टी, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे टी स्क्वायर लिया और यहाँ पे क्या लिया बच्चों, एल लिया. तो टी स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, वाई कहेंगे, और टी स्क्वायर को, पूरे टी स्क्वायर को वाई कहेंगे. देखो ना, वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर लिए, और एल को क्या कहेंगे बच्चों, एक्स. तो ये अगेन सेम टाइप का ग्राफ आ रहा है. सो अगेन द ग्राफ इज लाइक दिस ओनली, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, a straight line passing through origin. This is graph of t with respect to root l and t square with respect to l. Sir, लेकिन अगर t with respect to l पूछा तो ओके, तो उसके लिए कैसे करेंगे. अब t with respect to l पूछ रहे हैं तो ध्यान देना बेटा. So t is directly proportional to root l. Yes or no? ओके, सो अगर t और root l की बात हो रही है, t और l की बात हो रही है, तो t को हम लोग क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, और l को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, बिकॉज t लेंथ के ऊपर डिपेंड है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x. यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर. सो y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है. और जब भी पावर 1 2 रहता है ग्राफ क्या बनता है, यस 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 यस, ग्राफ क्या बनता है, इट्स लाइक अ, यस इट्स लाइक अ पैराबोला. बराबर है ना बच्चों. तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इट्स लाइक अ पैराबोला. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखने का. ठीक है, तो ग्राफ कैसे मिलेगा, यहाँ पे कौन लेंगे बच्चों, टी लेंगे. क्लियर विद दिस. क्या लेंगे बेटा, टी, और यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे लेंगे हम लोग एल. टी और किसकी बात हो रही है, एल की बात हो रही है ना बच्चों. तो ग्राफ क्या मिलेगा, इट्स पैराबोला. और पैराबोला देखो ना, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. तो पैराबोला 2 टाइप के बनते हैं, या तो ये वाला पैराबोला एक्स में, या तो ये वाला पैराबोला. अब कौन सा वाला पैराबोला आएगा, सर एक्स पॉजिटिव है तो ये वाला पैराबोला आएगा. देखो ना ये वाला. तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा. समझ रहा है बेटा, ये कब मिलेगा, जब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l. क्लियर विद दिस. मतलब जब t और l की बात की, l के टर्म्स की बात हो रही है. तो ये पॉइंट समझा बच्चों. ओके, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. जैसे ग्राफ समझा t और l का, ठीक है, टी स्क्वायर और एल रूट एल का, टी स्क्वायर और एल का, और टी और रूट एल का. अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, नाउ अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ध्यान देना बेटा. अब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो बेसिकली कभी कभी हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 4th पॉइंट, मतलब चेंज इन लेंथ अगर डेल्टा एल है बराबर है, तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम पीरियड. कैसे करेंगे, वहाँ पे डेल्टा डी लेंगे. सो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर बेसिकली t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है बराबर है, मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज़ टू 1/2 है ना. ठीक है, सो हम इसको ये लिखेंगे, दैट इज डेल्टा टी अपॉन टी फॉर अ स्मॉल चेंज इज इक्वल टू 1/2 को आगे ले लेने का, ऊपर क्या मिलेगा, डेल्टा एल अपॉन एल. दैट इज, सो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल. ठीक है, बेसिकली किस तरीके से आता है, हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. मतलब सपोज अगर हमने ये लिखा t इज इक्वल टू सपोज कांस्टेंट c ले लेते हैं, और y रेज़ टू क्या लिखा, y नहीं, यहाँ पे l है ना. सो l रेज़ टू 1/2 लिखा हमने सपोज. तो हम लोग दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे लॉग ऑफ c प्लस लॉग ऑफ l रेज़ टू हाफ मिलेगा. बराबर है, यस सर. सो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, लॉग t मिल रहा है
लॉग टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग ऑफ सी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ क्या मिलेगा बच्चों, एल। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे लाइफ में लोग है उसने उसको डुबाए तो 1/t एंड dt मतलब चेंज। c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। लॉग c भी कांस्टेंट हो गया ना, अगर c कांस्टेंट है तो लॉग c भी कांस्टेंट हो गया। ये क्या मिलेगा 1/2 डेल्टा, मतलब इसको क्या लिखेंगे dl/l। देखो ना लॉग l का डेरिवेटिव 1/l एंड अगेन डिफरेंशिएट l, दैट इज dl मतलब चेंज इन लेंथ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा t/t इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा l/l। ये हमारा आंसर है, समझ रहे हैं, क्लियर विद दिस। ओके, अब है ना यहाँ पे एंट्रेंस में क्या क्वेश्चन पूछा था, ध्यान देना। उन्होंने पूछा था बेटा कि when the length is changed by 1%, when the length is changed by 1%, what is the corresponding change in time period, cleared with this। तो यहाँ पे length is changed by 2%। ओके, मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। क्या बोले उन्होंने क्वेश्चन में, क्या बोला है, if the length of seconds pendulum is decreased by 2%, तो length is decreased by 2%, how many seconds it will lose per day। तो गेन और लूज का लेक्चर हमने बोर्ड्स में देखा था, गेन कब होता है और लूज कब होता है, बराबर है बच्चों। कोई काम को करने को, ओके, कोई वर्क का परफॉर्म करने को हमें जो दिया हुआ टाइम है उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम को लूज कर रहे हैं बाकी के इसमें से। और अगर वही वर्क हमने दिए हुए टाइम से कम टाइम में परफॉर्म किया तो मतलब वो टाइम भी बच रहा है और बाकी का टाइम भी बच ही रहा था ना, तो हम जो टाइम को क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्लियर विद दिस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम विल डिक्रीज बाय 2%, मतलब डेल्टा एल का वैल्यू कितना पता है क्या, 2% ऑफ एल। द लेंथ इज डिक्रीज बाय कितना परसेंट, 2%, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू 2% ऑफ एल, बराबर है ना। तो उन्होंने पूछा है हाउ मेनी सेकंड्स इट विल लूज पर डे, ऑप्शंस आर गिवन 3927 सेकंड्स, या फिर 3727 सेकंड्स, या फिर 3427 सेकंड्स, या 864 सेकंड्स। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो डेल्टा एल इज इक्वल 2% ऑफ एल, दैट इज इक्वल टू, तो डेल्टा एल अपॉन एल का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, सो डेल्टा एल अपॉन एल का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, बराबर है। ओके, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर डेल्टा टी अपॉन टी का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2%, बराबर है ना बच्चों। और ये हाफ तो था, तो दैट इज इक्वल टू हाफ, तो कितना मिलेगा 1%, तो बेसिकली डेल्टा टी आएगा। सो डेल्टा टी अपॉन टी का जो वैल्यू मिल रहा है, बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1%, मतलब 1/100 मल्टीप्लाई बाई टी, 1/100 मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, तो पूरा उन्होंने क्या बोला है, फुल डे की बात हो रही है, तो फुल डे में कितने सेकंड्स होते हैं, 86400 सेकंड्स। एंटायर डे इन वन डे कितना सेकंड्स होता है, 86400 सेकंड्स। ओके, तो दैट इज ये 0 हमारे कट होने वाले, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 864 सेकंड्स। तो पूरे दिन में इतना सेकंड्स लूज होने वाला है, क्लियर विद, मतलब बेसिकली अभी यहाँ पे कंसेप्ट देखना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइम लेंथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है मतलब लेंथ कम हो रहा है, सो टाइम भी क्या होगा, कम ही होने वाला है। सो लेंथ इज डिक्रीज बाय 2%, द टाइम इज डिक्रीज बाय 1%। When length is decreased by 2%, the time will decrease by 1%. Cleared with this? तो लेंथ 1% से कम होगा, सॉरी टाइम पीरियड 1% से कम होगा जब लेंथ 2% से डिक्रीज हो रहा है। अब टाइम अगर 1% से कम हो रहा है तो जो टाइम को परफॉर्म करने जितना टाइम हम लोग को लग रहा था उससे कम टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे टाइम का गेन हो रहा है। तो कितना होगा पूरे दिन में, कितना गेन होगा, इतना 864 सेकेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी था यहाँ पे। ओके, तो कंसेप्ट समझो। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, चेंज इन लेंथ के साथ ना, तो चेंज इन लेंथ के साथ रिलेशन ढूंढते हैं। ओके, जैसे हमने देखा रहेगा समर में टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन टेम्परेचर द लेंथ विल इंक्रीज। कैसे, लीनियर एक्सपांशन का कॉन्सेप्ट है, बराबर है ना। बेसिकली हमने ये देखा था कि फाइनल लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ प्लस 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा। LT इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ओके, सो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि LT इज इक्वल टू L0 प्लस L0 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। ये थर्मल एक्सपांशन में हमने पढ़ा है, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस होगा, सो LT माइनस L नॉट, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। तो क्या बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूँ, दैट इज LT माइनस L नॉट, LT माइनस L नॉट अपॉन L नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा के साथ डेल्टा थीटा। अब LT माइनस L नॉट दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दैट इज चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, बराबर है। तो व्हेनेवर जब भी उन्होंने क्या दिया रहेगा बच्चों, अल्फा और थीटा के टर्म्स में क्वेश्चन दिया रहेगा और उन्होंने पूछा है व्हाट इज द गेन और लूज पर डे, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो हमको और एक फॉर्मूला मिल रहा है, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2, तो था ही ऑलरेडी,
ओके डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू कितना मिल रहा है अल्फा के साथ डेल्टा टी था, दैट्स द वैल्यू क्लियर विद दिस। तो डेल्टा टी अपॉन टी बराबर है ये कब करने का व्हेन देयर इज राइज और फॉल इन टेम्परेचर, क्लियर विद दिस कंसेप्ट समझना बच्चों। जब भी टेम्परेचर राइज होगा लेंथ बढ़ेगा, और जब लेंथ बढ़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जब भी टेम्परेचर फॉल होगा लेंथ कम होगा, और जब लेंथ कम होगा तो टाइम कम लगेगा, क्लियर विद दिस। तो बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ इंक्रीजेस, तो जो टाइम ऑलरेडी लग रहा था उससे उसको ज्यादा टाइम लगेगा टू परफॉर्म ऑसिलेशन। और टाइम ज्यादा लग रहा है ना, मतलब हम लोग टाइम क्या कर रहे हैं बच्चों, लूज कर रहे हैं। बिकॉज अरे यार जो काम तुम कम समय में कर सकता था, जो काम तुम 2 सेकंड में कर सकता था, उसको 2 से ज्यादा सेकंड लग रहा है ना, तो तुम टाइम को क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, बराबर है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग, बराबर है, कहीं पे, ओके, एट अ बस स्टॉप, ओके, और बस इज सपोज टू कम एट 2:30, क्लियर विद दिस, ओके, बट अब तक तुमको पता है, बराबर, इंडिया, ठीक है, 2:30 टाइम पे तो नहीं आने वाला है, इट इज कमिंग एट 2:45, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, अरे यार टाइम पास हो रहा है, टाइम को लूज कर रहे हो, क्लियर विद दिस। यहाँ पे भी यही हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम क्या हो रहा है, लूज। बट वहीं पे अगर थीटा डिक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो आपके टाइम को क्या कर रहे हो बच्चों, गेन कर रहे हो, टाइम गेन होगा, ठीक है। अब टाइम अगर कम लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा ऑसिलेशन परफॉर्म कर सकता है, ये पॉइंट याद रखने का, ठीक है। तो टाइम लूज और गेन कब होगा, समझ रहा है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो टाइम लूज हो रहा है, अगर टाइम कम लग रहा है तो टाइम गेन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, तो आप बाकी दिन में से टाइम लूज करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था कंसेप्ट, समझा बच्चों, ओके। अब है ना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, ओके। ये वाला हो गया रहेगा बच्चों, एकदम सिंपल ग्राफ था, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था एंट्रेंस में, अ क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो θ1 का वैल्यू दिया यहाँ पे, इट इज गिवन एज 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, इट इज सब्जेक्टेड टू 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, मतलब चेंज इन, अभी θ2 का वैल्यू कितना हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 20 डिग्री से कितना डिग्री हो रहा है, 40 डिग्री। If the coefficient of linear expansion of pendulum is 12 into 10 to the power minus 6, मतलब अल्फा तो बहुत ही छोटा होता है, that is 12 into 10 to the power minus 6 पर डिग्री सेल्सियस, एक इसका वैल्यू है अल्फा का। तो क्या पूछा उन्होंने, हाउ मच इट विल गेन और लूज इन 1 डे, एक दिन में वो कितना गेन या लूज करेगा। ऑप्शन है 10.3 सेकेंड्स पर डे, या सेकेंड ऑप्शन दिया है उन्होंने 20.6 सेकेंड्स पर डे, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया उन्होंने 5 सेकेंड्स पर डे, या फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा उन्होंने, फोर्थ ऑप्शन इज 20, फोर्थ ऑप्शन इज रिटन एज दैट इज 20 मिनट्स पर डे, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आएगा और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। सो अभी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है और अल्फा है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, दैट इज डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा, that is 1 upon 2 अल्फा, that is equal to 12 into 10 to the power कितना होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, 20 से कितना हो रहा है, 40, डिफरेंस बोलो बच्चों कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। देखो ना ये भी पर डिग्री सेल्सियस है और ये डिग्री सेल्सियस है, दोनों का कैंसिल ही होने वाला है, तो 2 1 2 कितना, 10 बराबर है। तो इसको क्या मिलेगा, 12 into 10 to the power -5, ये किसका वैल्यू है, ये डेल्टा टी अपॉन टी का वैल्यू है, ये डिवाइड वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो एक दिन में कितने सेकंड्स, मतलब ये है ना बच्चों, दिस इज चेंज, तो एक दिन में कितना सेकंड्स होता है, एक दिन में होता है 86400 सेकंड्स, जो मैं टी का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पर डे की बात हो रही है, ठीक है ना बेटा। तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 86400 सेकंड्स, 24 आवर्स ना, बराबर है, 12 घंटे, मतलब ये सब हमने बेसिक लेक्चर से पढ़ा है, 12 घंटे मतलब 4 3 2 और 2 0, तो 24 घंटे मतलब इसको डबल करो, ठीक है। तो बेसिकली आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 0 है ना, इसके साथ कैंसिल होने वाला है, ओके। अब 12 8 समथिंग 96 होता है, कंसेप्ट समझना, 12 8 समथिंग क्या होता है, 96। तो अभी देखना ये 5 चला गया, सो 12 मल्टीप्लाई बाय हम इसको ये भी लिख सकते हैं 8.6 अपॉन 10, इट्स वन एंड द सेम। बब्बा देखो ना ये 2 0 है ना, इसको तो -3 होगा, -3 में से 1 2 शिफ्ट, -2 होगा, एक रखा है, ठीक है। 12 8 समथिंग 96, लेकिन आंसर 96 से 8.6 है, तो 90 से ज्यादा ही आना मांगता है, मतलब हमारा आंसर है ना वो 10 के मतलब 100 के आगे जाएगा, अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 के लगभग आंसर आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 10 के लगभग आंसर कौन सा है, फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट इज ऑप्शन,
क्लियर विद दिस। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो ऐसा ही लिखा था, उन्होंने गेन और लॉस पूछा था, बट कभी कभी ये भी आएगा 10.3 सेकंड्स पर डे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, वो भी पूछेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा मतलब जितना टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब तुम टाइम को क्या कर रहे हो बच्चों, टाइम पास हो रहा है, दैट इज क्या हो रहा है यहाँ पे, लूज। ठीक है बच्चों, क्लियर विद दिस। ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे बेस्ड ऑन चेंज इन लेंथ। क्लियर है? ओके, इतना कॉपी कर लो। यस, नेक्स्ट लॉ ऑफ लेंथ के ऊपर ही चर्चा चलने वाली है अभी, ध्यान देना बेटा। सो क्या है, टाइम पीरियड जो है ना बच्चों, वो लेंथ के साथ कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। ये ग्राफ्स एंड ऑल हमने सब देखा है बच्चों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ बेसिकली वी आर हैविंग टू पेंडुलम। ठीक है, दो पेंडुलम है। क्लियर है? ओके, कभी कभी ना यहाँ पे पानी भरा रहेगा, कभी कभी सैंड रहेगा, ये पूरा खाली है, हॉलो हॉलो स्फीयर है। और यही हॉलो स्फीयर के अंदर सपोज हमने वाटर फिल किया या कभी कभी सैंड फिल करेंगे। ये पूरा क्या फिल किया बच्चों, वाटर, पानी। ओके, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब L1 इज इक्वल टू L2। लेंथ कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। तो पहले तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, तो किसको ज्यादा टाइम लगेगा, दोनों को टाइम सेम ही लगेगा। क्यों, लॉ ऑफ मास क्या कहता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब जितना टाइम इसको लग रहा है उतना टाइम इसको लग रहा है। मतलब स्टार्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2। क्लियर विद दिस, T1 इज इक्वल्स टू T2। ये समझा बच्चों? ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, हमने ना यहाँ पे छोटा सा होल किया, एकदम छोटा सा। ओके, अब जैसे ही होल किया ना, द वाटर स्टार्ट स्पिलिंग आउट, द वाटर स्टार्ट स्पिलिंग आउट। व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड, ये पूछा। तो क्या होगा बच्चों, जब भी यहाँ से पानी बाहर निकलने का चालू होगा, सो अगर आप अच्छी तरीके से इसको देखोगे, कंसेप्ट समझना बच्चा, ठीक है। वाटर जब भी क्या हो रहा है बच्चों, बाहर निकलने का चालू हो रहा है, सब पानी बाहर निकलेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा वाटर का लेवल यहाँ पे होगा सपोज। अब जब वाटर का लेवल यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ये कौन है बेटा, यहाँ से यहाँ तक वाटर है, ठीक है, और ऊपर तो खाली है। अब ऊपर खाली है तो एयर है, एयर के वाटर के कंपैरिजन में एयर का तो मास कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग एयर के मॉलिक्यूल्स को निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वही सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज यहाँ पे है, तो आपने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बच्चों, नीचे की तरफ तो हो रहा है। और जो लेंथ होता है वो कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है। अगर वही केस को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँ और पानी का लेवल और थोड़ा नीचे गिरेगा, जब किसका बच्चों, पानी का लेवल और थोड़ा कहाँ पे गिरेगा बच्चों, नीचे गिरेगा। समझ रहे बच्चों, सपोज ये मिड लेवल तक आया तो अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों के बीच में होगा, समथिंग यहाँ पे होगा। अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट डाउनवर्ड, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगेन हमारा लेंथ क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगेन जब है ना एकदम छोटा, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अब पानी का लेवल सपोज यहाँ पे पहुंच रहा है, ये पूरा से इतना लेवल है पानी का, धीमे धीमे पानी निकल रहा है ना बेटा। तो अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, यहाँ पे है, समझ रहे हैं बच्चों। तो अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, नीचे, ठीक है। अब व्हेन एंटायर वाटर स्प्लिट्स आउट, ठीक है बच्चों, पूरा पानी है ना बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो अभी पूरा पानी बाहर निकले तो अंदर कौन है, नाउ अंदर सिर्फ हॉलो स्फीयर है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है ना। इट्स सेम लाइक दिस, मतलब अभी दोनों, अभी वापस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तब यहाँ पे आया क्योंकि अभी वाटर ही नहीं है। तो अगेन जो लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हो गया, बढ़ रहा है, और यहाँ तक वापस क्या हो गया, जो था वही हुआ। तो इसका मतलब ऐसे सम में क्या करने का, व्हेन वाटर स्टार्ट स्पिलिंग आउट द लेंथ इंक्रीजेस, सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक पूरा पानी बाहर नहीं निकल जाता, ओके। और जैसे पूरा पानी बाहर निकल जाएगा द टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। जो इनिशियल टाइम पीरियड था ना बेटा, वो हो जाएगा इनिशियली। सपोज इनिशियल जब पानी भरा था पूरा, तो उसको टाइम लगा था एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने को 2 सेकेंड्स, ओके। और नाउ वाटर स्टार्ट स्पिलिंग आउट, जैसे पानी बाहर निकलने का चालू होगा, क्या होगा, यस कैरी ऑन। जब पानी बाहर निकलने का चालू होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब 2 से ज्यादा लगेगा, ओके। और जब पूरा पानी बाहर निकलेगा तो सिर्फ ये हॉलो स्फीयर होगा, अगेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट दैट पोजीशन। तो द लेंथ इज द ओरिजिनल लेंथ
and therefore the time period is the initial time period. Cleared with this? The first time period increases and then it's returned to its original value. Okay, कभी कभी ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे धीमे धीमे अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड अगेन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो इनिशियल था वो होगा. ये समझा बच्चों? ऐसे कुछ सम्स बनेंगे. ओके, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दें बच्चों. हम लोग लेंथ के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है. अब लेंथ में हमने अगर ये देखा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बराबर है, जो स्विंग है ना, इट इज ऑल्सो लाइक अ सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमने ये देखा कि अगर ये सपोज झूला है, कौन है, झूला है, ठीक है, अ पर्सन, पहले ना ये पर्सन इज सिटिंग ऑन दिस झूला. ठीक है, नाउ कभी भी पर्सन आएगा, कभी भी चिंपैंजी आएगा, हर एक बुक में कुछ कुछ अलग लिखे एग्जांपल्स. बट नाउ ये पर्सन क्या होगा बच्चों, ही स्टैंड अप्स. यहाँ पे उसको टाइम टी लग रहा था, यहाँ t1, और यहाँ पे वो ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा था n1. यहाँ पे टाइम t2 लग रहा है एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज n2. ठीक है, यस. सो बेसिकली कौन ज्यादा है, t1 ज्यादा होगा या t2 ज्यादा होगा? ठीक है, t1 ज्यादा होगा या t2 ज्यादा होगा. क्लियर विद दिस? कौन ज्यादा होगा? यस यस यस. कैसे करेंगे? सो वेरी सिंपल. देखो, जब वो ऐसा बैठा था नीचे, सपोज वहां से लेके यहाँ तक हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होता है, तो जब मैं नीचे ऐसा बैठ रहा हूँ तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ये टाइम पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समथिंग यहाँ पे रहेगा. तो ये जो है ना, ये पूरा लेंथ होगा जिसको मैं कहूँगा L. जब ये खड़ा हो गया, नाउ व्हेन आई वाज सिटिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज ओवर हियर. नाउ मैं जब खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ऊपर की तरफ आया, मतलब अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो ये अभी हमारा हो गया L2. बच्चों कौन बड़ा है, L1 बड़ा है L2 बड़ा है? सर बट ऑब्वियस यहाँ पे L1 इज ग्रेटर देन L2. अब लेंथ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे L1 L2 से बड़ा है, तो बट ऑब्वियस T1 इज ग्रेटर देन T2. अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो इसका मतलब N1 इज लेस देन N2. N1 इज लेस देन N2. तो जब वो खड़ा होगा ना बेटा, तब वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब वो तब वो ज़्यादा ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा. ऐसे क्वेश्चंस आए थे. ओके, तो व्हेन ही विल परफॉर्म मोर ऑसिलेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन, एट विच पोजीशन? इन स्टैंडिंग पोजीशन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज मोर बिकॉज उसको कम टाइम लग रहा है. इन सिटिंग पोजीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टुवर्ड्स, मतलब इन डाउनवर्ड एरिया, मतलब इज ओवर हियर. ठीक है, तो लेंथ क्या है बेटा, ज्यादा है, और लेंथ ज्यादा, तो टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा. क्लियर विद दिस? तो कुछ समझा बच्चों किस तरीके से क्वेश्चंस बनने वाला है? क्लियर है? ओके, यस. सर आपने यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे एक बार वापस एक बार ये डिस्कशन करते हैं सर, कि आपने कहा था कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका और इसका सेम. मैंने कहा था मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट सेंटर ऑफ मास पे तो डिपेंड कर रहा है ना. क्लियर विद दिस? मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो डिपेंड करता है. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल मैटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, बट इट डिपेंड्स ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर. समझ रहा ना बच्चों? क्योंकि जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दैट्स इट. ठीक है, यस, कॉपी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा मस्त वाला क्वेश्चन एकदम. क्या बोला है? टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1.44 मीटर एंड 1 मीटर start swinging together. The number of vibrations of smaller pendulum after which again they will start swinging together. मतलब बेसिकली एक का लेंथ ज्यादा है, एक का लेंथ कम है. अब जिसका लेंथ ज्यादा है सपोज 1.44 और एक का लेंथ क्या कम है सपोज 1 मीटर, इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा. मतलब ये कुछ ऐसा परफॉर्म करने वाला है, सब कुछ इस तरीके से. बराबर है बच्चों? और ये भी परफॉर्म करेगा. मतलब आफ्टर कितने ही टाइम के बाद वापस दे विल स्टार्ट स्विंगिंग टुगेदर. सपोज इनको हम ये पोजीशन पे लेके गए, इसको भी यहाँ से लेके गए, तो ये लोग स्टार्ट हो गए स्विंगिंग टुगेदर. तो कितने समय के बाद अगेन दे विल स्टार्ट स्विंगिंग टुगेदर? कभी कभी ये भी आता है आफ्टर हाउ मच वाइब्रेशंस ऑफ स्मॉलर पेंडुलम और लार्जर पेंडुलम दे विल बी अगेन इन सेम फेज. कभी कभी ये आता है कि आफ्टर हाउ मच दे स्टार्ट स्विंगिंग टुगेदर या दे आर इन सेम फेज. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा ना वो सेम फेज वाला क्वेश्चन कराऊंगा. ठीक है, तो कितने वाइब्रेशंस के बाद. तो ऐसे सम्स को टैकल किस तरीके से करते हैं यहाँ पे ध्यान देना बच्चों. ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान देना. क्या कहा है उन्होंने? तो बेसिकली यहाँ पे L1 का वैल्यू दिया हमको. L1 इज इक्वल्स टू 1.44 मीटर एंड वी हैविंग L2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर. बराबर है? सो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L. ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट L बिकॉज N और T का रिलेशन नाता कैसा बेटा, उल्टा ना. N इज इक्वल टू 1/T. यस और नो? ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि N2/N1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1/L2. चलेगा?
यस सर। सो बेसिकली हमको यहाँ पे n2 अपॉन n1 का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1.44 अपॉन नीचे कितना मिलेगा, L2 का लोगन है, बराबर है। तो बेसिकली हमको क्या मिल रहा है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू 1.44 मतलब 144 अपॉन 100। सो n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 10, बराबर है। तो इसका मतलब अभी क्या करने का, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करो, जितना छोटा होल नंबर रेशियो है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में करो। तो अभी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। दैट मीन्स n2 ये हमारा कौन सा पेंडुलम है, ये लार्जर पेंडुलम है, और ये कौन सा पेंडुलम है, ये स्मॉलर पेंडुलम है। इसका मतलब बराबर है ना, n1 किसका फ्रीक्वेंसी है, लार्जर का, और n2 किसका फ्रीक्वेंसी है, स्मॉलर का, बराबर है ना। तो इसका तो स्मॉलर ने कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट किए होंगे 6, और लार्जर ने कितने कंप्लीट किए होंगे 5। तो उन्होंने क्या पूछा है, तो स्मॉलर पेंडुलम ने कितने कंप्लीट किए बच्चों 6। तो आफ्टर 6 वाइब्रेशंस ऑफ स्मॉलर पेंडुलम दे विल अगेन स्विंग टुगेदर, या फिर आफ्टर 5 वाइब्रेशंस ऑफ लार्जर पेंडुलम। यहाँ पे लार्जर की बात नहीं हो रही है, बट ऑप्शन 5 था, 5 ऑफ लार्जर पेंडुलम। सो n2 एकदम छोटे से, पहले देखो ना 6 वाइब्रेशंस ऑफ स्मॉलर पेंडुलम दे विल स्टार्ट अगेन स्विंगिंग टुगेदर। अब वापस 6 के बाद मतलब 12 के बाद देखो ना रेशियो 12 अपॉन 10, बट सबसे पहले कब होगा, इसलिए इसको डिवाइड करो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में। क्लियर विद दिस, ओके। अब ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे जिपमर में पूछा था, क्या बोला है, चूज सिंपल पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली are given small linear displacement in one direction at same time, okay, they will again be in same phase, okay, they will again be in same phase। यहाँ पे L1 का वैल्यू 5 दिया है, L2 का वैल्यू कितना दिया बच्चों 20 मीटर दिया है, बराबर है ना बेटा। they will be again in the same phase when the pendulum of shorter length उसने कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट किए होंगे, when the pendulum of shorter length, सेम फॉर्मूला, बराबर है ना बच्चों। ये हमारा कौन है बेटा, शॉर्टर पेंडुलम, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना n1। ये हमारा कौन है, लार्जर पेंडुलम, इसका फ्रीक्वेंसी कितना n2। सो हम लोग को क्या फाइंड करना है, वही जिस तरीके से ये सॉल्व किया। सो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, दैट इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा 5 और ये कितना मिलेगा 20। सो दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 20 डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। 1 अपॉन 4 का रूट कितना होगा, n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या मिलेगा 2, मतलब n2 लार्जर पेंडुलम पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा और स्मॉलर पेंडुलम कितना कंप्लीट करेगा, शॉर्टर पेंडुलम 2। तो यहाँ पे ऑप्शन था हमारा सी ऑप्शन था, मतलब द शॉर्टर पेंडुलम हैज कंप्लीट 2 वाइब्रेशन। सो आफ्टर 2 वाइब्रेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम दे विल बी अगेन इन द सेम फेज। समझा बच्चों, यस, कॉपी। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब जो भी आगे चर्चा चलने वाली इसके ऊपर ही चलने वाली है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। टी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम में टी इक्वल टू 2 ऑफ L बाई जी। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटी, हाँ ना। सो बेसिकली हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 डेल्टा जी अपॉन जी, जैसे वहाँ पे लिखा था, लेकिन यहाँ पे माइनस लिख, ठीक है। ये नेगेटिव संख्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगा, या ग्रेविटी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। वहाँ पे कैसे था, वहाँ पे 1/2 प्लस आ रहा था इन लेंथ। बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये कब अप्लाई करने का, जब जी में चेंजेस है ना 5% से कम रहेगा, वहाँ पे भी लेंथ में चेंजेस जब 5% से कम रहेगा ना, तब आप बिंदास ये फॉर्मूला अप्लाई करो। बट ज़्यादा चेंजेस रहेगा ना, फिर हम लोग का वो बोर्ड्स का मेथड था ना वह वाला, दैट इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2 अपॉन L1, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 21% ऑफ ये, फिर उस तरीके से सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ क्या हो गया बच्चों, ग्रेविटी। तो बेसिकली हमको ये पता है कि जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, या फिर जब ग्रेविटी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। क्लियर विद दिस, ओके। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम ग्राफ से शुरुआत करेंगे। अब एग्जाम में अगर सपोज हमें ग्राफ पूछा है, टी एक्स एक्सिस पे उन्होंने रूट ऑफ जी लिया है, सपोज रूट ऑफ जी नहीं लिया उन्होंने, एक्स एक्सिस पे ये लिया है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे टी लिया और यहाँ पे 1 अपॉन रूट जी लिया, मतलब बेसिकली ये y हो गया और 1 अपॉन रूट जी को x ले लिया, पावर क्या है 1 1। सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर विद दिस, t और रूट 1 अपॉन रूट जी का।
और वहीं पे टी और रूट जी की बात होगी, टी और किसकी बात होगी बच्चों, रूट जी की, ठीक है। सो यहाँ पे अगर टी लिया और सिर्फ यहाँ पे जी लो या रूट जी लो, सो अगर टी को हम क्या लेंगे, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे रूट जी की बात हो रही है एक्स, तो ये वाई 1 हो गया और ये एक्स हो गया, अरे रूट जी को एक्स लिए, यहाँ पे 1 रूट जी को एक्स लिए, दिख रहा है ना बच्चों, ये 1 रूट जी के रेफरेंस में, यहाँ पे रूट जी के, ठीक है बच्चों, सिर्फ रूट जी, तो ये क्या हो गया, दोनों में रिलेशन कैसे है, इनवर्स, तो ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो टी और रूट जी का ग्राफ क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। तो बेसिकली इसको हमने क्या लिया, y ले लिया, और इसको हमने x एक्सिस पे क्या लिया, रूट जी ले लिया, ठीक है। सो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x आ रहा था, यहाँ पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा था, ठीक है, ओके, क्योंकि हमने t को y ले लिया था और 1/√g को x ले लिया था, ठीक है, ये हो गया। कुछ डाउट है यहाँ पे, कंसेप्ट समझा बच्चों, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं बच्चों। देखो अभी स्टार्ट ही हम लोग अर्थ की ग्रेविटी से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ना अर्थ की ग्रेविटी में हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था। जैसे जैसे अगर ऊपर जाओगे, पता ना, ये अगर हमारा अर्थ है, बराबर, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, आप जैसे नीचे की तरफ आओगे तो ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है। क्या फॉर्मूला था बेटा, जी डी इज इक्वल टू जी 1 - d/r, ओके। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी अगेन क्या होगा, कम होगा। ऊपर का रिलेशन क्या था, जी एच इज इक्वल्स टू जी, ओके, r/r प्लस एच द होल स्क्वायर, एंड फॉर स्मॉल चेंज रहेगा ना तो जी क्या था, 1 - 2h/r। ये सब हमने बाइनोमियल एक्सपांशन से पढ़ा था, ठीक है ना बेटा। बहुत ही ज़्यादा, मतलब अर्थ के मुकाबले, जैसे अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है, तो आप 100 या 200 किलोमीटर के लगभग रहोगे तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का, पर बहुत ही ज़्यादा रहेगा 3200 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर ज़्यादा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमको ये पता है कि ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, नीचे भी ग्रेविटी कम होता है, ऊपर भी जी का वैल्यू कम होता है, याद आ रहा ना बच्चों। तो नीचे कम ऊपर कम, सरफेस पे मैक्सिमम, ये पढ़ा था ना हमने, नीचे कम ऊपर कम सरफेस पे मैक्सिमम, क्लियर विद दिस, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड सपोज टी है, यहाँ पे टाइम पीरियड हम t1 लेते हैं, और यहाँ पे टाइम पीरियड अल्टीट्यूड पे जब पेंडुलम को लेके जाओगे तो टाइम पीरियड कितना है, t2। तो बताइए कौन ज्यादा है, बट ऑब्वियस टी। देखो कंसेप्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो g है, ये जो gh होता है वो g से क्या होता है, इट इज लेस देन g, और gdp क्या होता है, gdp क्या होता है, इट इज लेस देन g, हाँ ना। तो बेसिकली जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटी कम हो रहा है, अगर ग्रेविटी कम हो रहा है तो g का वैल्यू कम हो रहा है, तो t का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब वो कम वाइब्रेशंस, कम ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, क्लियर विद दिस। मतलब आप अगर सिंपल पेंडुलम को अल्टीट्यूड पे लेके जाओगे तो g डिक्रीजेस एंड हेंस टाइम पीरियड इंक्रीजेस, उसको ज्यादा टाइम लगेगा टू परफॉर्म ऑसिलेशंस, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे, कम होंगे, क्लियर विद दिस, ओके। और वहीं पे अगर उसको आप डेप्थ पे लेके जाओगे, कहाँ पे लेके जाओगे, डेप्थ पे, तो अगेन डेप्थ पे ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है, नीचे जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होता है, ऊपर कम नीचे कम, सरफेस पे मैक्सिमम। सो अगेन टी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और एन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। बट जब हम सेंटर ऑफ अर्थ एट सेंटर ऑफ अर्थ पे लेके जा रहे हैं, वी हैव स्टडीड सेंटर ऑफ अर्थ पे जेडी का वैल्यू कितना होता है, 0, इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होता है, 0, कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। तो बेसिकली जो टी में जी लिखते हैं ना वो जी इफेक्टिव है, क्या है बेटा, जी इफेक्टिव। तो जी डी का वैल्यू कितना होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, 0, तो अगर वहाँ पे 0 होगा तो 1/0, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। सो बेसिकली वहाँ पे टाइम क्या लगेगा बच्चों, उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इसका मतलब हमारे पेंडुलम क्या होने वाला है, स्टॉप होने वाला है, क्या होने वाला है बच्चों, स्टॉप होने वाला है, क्लियर विद दिस। क्या होगा, पेंडुलम क्या होगा बच्चों, स्टॉप होगा। कंसेप्ट समझा बच्चों। तो जब भी पेंडुलम का कंसेप्ट आ रहा है और उन्होंने बोला कि हमने उसको सेंटर ऑफ अर्थ पे लेके गए पेंडुलम को, तो इट विल स्टॉप ऑसिलेटिंग, ठीक है बेटा, क्योंकि उसको इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बराबर है ना, इतना टाइम, मतलब हमको लग रहा है कि वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, इट विल स्टॉप ऑसिलेटिंग, क्लियर विद दिस, ये हो गया। अब वहीं पे अगर अर्थ के ही ग्रेविटी की बात कर रहे हैं अब तक, ओके। अब यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े थे, क्या बच्चों, जब भी लैटिट्यूड में चेंज आता है ग्रेविटी में चेंज आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जी डैश का जो फॉर्मूला था वो क्या था, g - r ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या था बच्चों, cos स्क्वायर 5, याद आ रहा है, फिर 5 इज लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, क्लियर विद दिस, ओके। तो 5, ओके। अगर वहीं पे हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, किसकी बच्चों, एक पोल्स पे होता है और एक क्या होता है बेटा, इक्वेटर।
ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग ये अर्थ है अगेन बराबर है, तो ऐसे कुछ हमने यहाँ पे पता है, ये हमने डेरिवेशन देखा था। तो ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है और ये हमारा पोल है बराबर है, और यहाँ पे कहीं पे प्लेस पे जो एंगल बन रहा है दैट इज लैटिट्यूड 5, ठीक है। अब जब यहाँ से इक्वेटर पे आओगे तो फाई का वैल्यू कितना होगा, इक्वेटर पे फाई का वैल्यू कितना होगा, इसको पूरा लिखते हैं पहले हम लोग इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो फाई का वैल्यू होता है वो कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो जी डैश का वैल्यू क्या होगा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। वहीं पे अब जो पोल्स पे इसको लेके जाओगे ऐसा, तो फाई कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो पोल्स पे फाई का वैल्यू कितना होता है 90 बराबर है। तो जी डैश का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है g cos 90 कितना होता है 0। ये समझ रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं द ग्रेविटी एट पोल एंड ग्रेविटी एट इक्वेटर पे जब देखोगे तो ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। देखो ना इक्वेटर पे कम हो रहा है, पोल पे क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ पे पोल्स पे। तो इसका मतलब अगर पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है तो टी और जी का रिलेशन कैसा है इनवर्स। इसका मतलब टाइम पीरियड एट पोल इज लेस देन टाइम पीरियड एट इक्वेटर। जहाँ पे जी ज्यादा वहाँ पे टी क्या रहेगा बच्चों कम रहेगा। क्लियर विद दिस। तो अगर यहाँ पे टी कम है तो यहाँ पे एन ज्यादा रहेगा और यहाँ पे एन क्या रहेगा कम, मतलब वहाँ यहाँ पे वो ज्यादा ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। तो कभी ये भी आ सकता है उसको कहाँ पे कम टाइम लगेगा ऑसिलेशंस परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है। ग्रेविटी ज्यादा कहाँ पे पोल्स पे, तो पोल्स पे वो उसको कम टाइम लग रहा है, मतलब वो ज्यादा ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय सिंपल पेंडुलम इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर। क्लियर विद दिस, ये समझा बच्चों। तो ये बेसिक हमारा टर्म्स था अर्थ के ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यस, इतना कॉपी कर लो। Okay, so what we are studying effect of gravity. Now, pendulum in a lift. Simple pendulum in a lift. Okay, so basic terms है हम लोगों ने सब laws of motion में उन्होंने पढ़ा है। So T का जो फॉर्मूला होता है T is given as 2 pi under root of L, length is kept same, और G effective, J effective। अब हम लिफ्ट में ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पे अटेंशन हो भैया, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा कुछ लिफ्ट है बराबर है। ये पेंडुलम को क्या किया, इसके सीलिंग से ऐसे रखा है बराबर है। ये हमारा पेंडुलम है, जो भी रहेगा लेंथ यहाँ पे L है, एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड और लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, लिफ्ट या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है। कैसे, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव मिलेगा ना वो कितना मिलेगा जी। तो बेसिकली यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये जी इफेक्टिव जी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रहेगा सेम रहेगा, नो चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। क्लियर विद दिस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। वहीं पे सेकंड पॉइंट अगर उन्होंने कहा है कि लिफ्ट है ना ऊपर जा रहा है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a बराबर है। तो सेकंड पॉइंट, लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। जब भी लिफ्ट ऊपर जाता है तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस है। दिस वी हैव स्टडीड इन लॉज ऑफ मोशन। जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी प्लस है। तो जो टी का वैल्यू होगा हमारा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव, दैट इज जी प्लस है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये डिनोमीटर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर क्या होगा, कम होगा। सो टाइम पीरियड डिक्रीजेस, उसको कम टाइम लग रहा है, मतलब वो ज्यादा ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, ज्यादा ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। क्लियर विद दिस, ये कंसेप्ट समझो हम लोग को। ओके, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था, लिफ्ट इज मूविंग अप। थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट क्या हो रहा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। क्लियर विद दिस, मतलब लिफ्ट इज मूविंग अप था। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम कि लिफ्ट इज मूविंग डाउन। सो थर्ड पॉइंट, लिफ्ट इज मूविंग डाउन, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्लियर विद दिस, अब जब लिफ्ट नीचे जाएगा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो हमारा जो जी इफेक्टिव होगा वो क्या मिलेगा बच्चों, जी माइनस है। क्या मिलेगा, जी माइनस है। सो टी का जो वैल्यू होगा
वो क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी फैक्टर दैट इज जी माइनस ए. सो अगेन ग्रेविटी डिक्रीजेस, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा. तो जब भी लिफ्ट नीचे आएगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है टू परफॉर्म ऑसिलेशंस, मतलब उसके ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे, कम होंगे. वहीं पे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल में चला गया, लिफ्ट फ्री फॉल में चला गया मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जी. तो जो जी इफेक्टिव मिलेगा वो क्या मिलेगा 0. तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी, मतलब इट विल स्टॉप ऑसिलेटिंग. इन्फिनिट टाइम लग रहा है मतलब इट विल स्टॉप ऑसिलेटिंग. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. तो कंसेप्ट समझा बच्चों. सो पेंडुलम इन लिफ्ट अगर हमारा आ रहा है तो कुछ ऐसे कंडीशंस बनने वाले हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहा है, क्लियर विद दिस, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो नो चेंज, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0. ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव जी प्लस है, नीचे आया तो जी माइनस है फ्री फॉल में. वैसे अगर सिंपल पेंडुलम के क्लॉक का अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, बराबर है, तो किस में चला गया, अगेन वो फ्री फॉल में चला गया. तो जब भी सिंपल पेंडुलम फ्री फॉल में रहेगा ना, याद रखने का, इट विल स्टॉप ऑसिलेटिंग, इट विल स्टॉप शोइंग टाइम. क्लियर विद दिस, ये पॉइंट है. ठीक है बच्चों, ये फोर्थ पॉइंट समझा. ओके, अब यही पेंडुलम को हम ट्रॉली के अंदर रख रहे हैं. देखना बेटा कैसे कैसे कंडीशंस किस तरीके से बढ़ेंगे, क्या क्या सम्स बनते हैं, ये सब है ना कहीं कभी ना कभी तो एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन से. अब ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली आगे बढ़ रहा है. ठीक है बच्चों, क्लियर विद दिस. ये पेंडुलम को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लटका के रखा है. ठीक है बेटा, ये सिंपल पेंडुलम हमारा. क्लियर है. ओके, ये हमारा कार जो भी है, क्लियर है. नाउ ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ. कौन, ये. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट पिक्चर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. नाउ द ट्रॉली या जो कार इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इन दिस डायरेक्शन. तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा सर, तो ये जो बॉडी है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके रेफरेंस से देख रहा हूँ. तो ये कैसे होगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स काम करेगा. तो जो पेंडुलम होगा ना वो कहाँ पे आएगा, पीछे की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा. समझ रहा है, ये पेंडुलम इस तरफ आएगा. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका mg नीचे काम करेगा, दिस इज mg. क्लियर विद दिस. ओके, और यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे सूडो फोर्स काम करेगा. कितना होता है सूडो फोर्स, दैट इज इक्वल टू mm. क्लियर विद दिस, समझा बच्चों. तो नीचे mg. तो नाउ दिस इज लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, ये ऐसा कुछ. ठीक है, तो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा वो समथिंग दोनों के बीच में आएगा ना, वो जो दोनों के बीच में आएगा. तो ये जी इफेक्टिव की बात हो रही है, तो एम को निकालो, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करनी है. तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. तो बेसिकली जो टी का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन उसके अंदर भी रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. मतलब ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है. सो अगेन टाइम क्या होगा, कम होगा. देखो ना, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो भी वैल्यू है वो जी का वैल्यू जी से ज़्यादा ही आने वाला है, बिकॉज देखो ये साइड है और ये हाइपोटेनस होगा. ठीक है ना, तो बेसिकली ठीक है. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ क्या बेटा, जी इफेक्टिव. क्लियर विद दिस, ये कंसेप्ट समझा आपको, कुछ डाउट है. ओके, अब ना बेटा मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अब ये जो कार था ना वो आगे मूव हो रहा था, बट वहीं पे ये जो कार है ना ये ऐसे मूव हो रहा है. सर ऐसे बोल रहा है मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. अगर वहीं पे ये कार इज मूविंग ऑन अ कर्व, ये जो कर्व रोड के ऊपर मूव कर रहा है, बराबर है ना, मतलब ये क्या परफॉर्म करने वाला है बच्चों, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है. मतलब व्हेन द ट्रॉली और कार इज मूविंग ऑन अ कर्व रोड, ऑन अ कर्व रोड. अब कर्व रोड पे ऊपर मूव हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा था, एक्सेलरेशन ए था ना बेटा, ये ए के साथ मूव हो रहा था. जब कर्व रोड में आएगा ना तो ए को रिप्लेस करो एसीबी से, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू क्या होता है mv स्क्वायर बाय आर. क्या होता है mv स्क्वायर बाय, ये यहाँ पे जा रहा है विद वेलोसिटी v. क्लियर विद दिस. तो कर्व रोड पे एसी ए का वैल्यू कितना होगा, एसीबी से रिप्लेस करने का. तो यहाँ पे जो हमारा जी फैक्टर का वैल्यू होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ यस ए के स्क्वायर के प्लस पे क्या आएगा mv स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर अपॉन हमारा जी का स्क्वायर. तो कार कहाँ पे जा रहा है, कर्व रोड पे जा रहा है. तब किधर जा रहा है, तो कर्व रोड. तो कार इज मूविंग ऑन अ कर्व रोड, तो जी इफेक्टिव इज mv स्क्वायर बाय आर. आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड जी ये तो हमारा नॉर्मल ग्रेविटी है, क्लियर है, ये mv स्क्वायर बाय आर. एम इज मास ऑफ द व्हीकल. ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ सम लोग को बनेंगे. ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है, ये कंसेप्ट समझा. ओके, लिफ्ट का हो गया आपका, क्लियर है.
इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, लिफ्ट के कंसेप्ट को ही ध्यान देना। जैसे पेंडुलम इन लिफ्ट था, अब है ना बच्चों, जैसे कार ऐसा मूव हो रहा था, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा था, अब यहाँ पे क्या रहेगा, कर्व रोड पे रहेगा। नाउ अब ये पेंडुलम है ना, देखना बेटा बहुत सारे केसेस बनेंगे हम लोग को एंट्रेंस में ना, ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अब है ना इंक्लाइन प्लेन से कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे, और एक क्वेश्चन पूछा था आईआईटी में, ठीक है ना, ट्रॉली, ट्रॉली है बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो इंक्लाइन प्लेन से ऐसा कहाँ पे आ रहा है बच्चों, नीचे की तरफ आ रही है, इसके अंदर पेंडुलम है, कौन है बच्चा, पेंडुलम, ठीक है, तो ये ट्रॉली है, ये इंक्लाइन प्लेन से कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो बताओ वो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से था, ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है, क्लियर विद दिस। ओके, अब बेसिकली पे अटेंशन हो भैया, अब पेंडुलम ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, कहाँ आ रहा है, नीचे। जब भी कोई भी बॉडी नीचे आता है वो कौन सा एक्सेलरेशन से आता है, हमारा इंक्लाइन सरफेस, अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो नीचे आता है विद ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा से, याद आ रहा है, ए इज इक्वल टू किसके साथ नीचे आएगा, जी साइन थीटा, क्लियर विद दिस। दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक जी कॉस थीटा जो उसके वेट को बैलेंस करता है, और जी साइन थीटा, क्लियर विद दिस। अब बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना, तो ये नीचे आ रहा है जी साइन थीटा के साथ, तो बेसिकली इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस तरफ है, तो सूडो फोर्स कहाँ पे काम करेगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये बॉडी पे सूडो फोर्स लगाओ, बॉडी पे जो सूडो फोर्स लगता है ना उस कहाँ पे लगाने का, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एम जी साइन थीटा इस तरफ काम करेगा, तो सूडो एक्सेलरेशन, ठीक है, सूडो फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, इट इज एम जी साइन थीटा, मैं सिर्फ एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इसका जो कौन काम करेगा, यस ये हो गया, कौन हो गया ये, उसका वेट कहाँ पे काम करेगा, नीचे, दैट इज इक्वल टू एम जी। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा एम जी कॉस थीटा, एक बनेगा एम जी साइन थीटा। ना यहाँ पे ना बच्चों दो फोर्सेस है, एक उसका वेट नीचे की तरफ और एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ। ओके, दिस इज लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी कुछ इस तरीके से हमने जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तब, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव बार, वो ये जी बार का, और वो जो ए बार है ना पीछे की तरफ, अगर ये एम निकालेंगे तो ए बार हो गया ना, ठीक है बेटा, उसका वेक्टर सम है, उसका कौन सा सम है बच्चों, वेक्टर सम है। ओके, अब ध्यान देना किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा जी इफेक्टिव का स्क्वायर होगा वो क्या होगा बच्चों, जी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे जो है उसका ए का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय जी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल। नाउ टू वेक्टर्स आर देयर ना, तो जो भी हमारा रिजल्टेंट होगा ना बच्चों, वो दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम, दिख रहा ना बच्चों, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, क्लियर विद दिस। यहाँ पे आना मांगता है, ठीक है। अब बेसिकली देखने का जी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटी काम कर रहा है, फिर कौन आएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। कोई कोई बुक में डायरेक्टली दिया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से है, ध्यान देना। तो बेसिकली अभी ना व्हाट इज कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू, ये हमने पढ़ा है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ओके, अभी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, हाँ ये तो सर कोई बताने की बात नहीं होगी, बिकॉज देखो ना ये वाला जो इसको परपेंडिकुलर होगा डट 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 करके, और टक 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 करके इसको परपेंडिकुलर होगा, मतलब इनके बीच में एंगल थीटा बनेगा, बराबर है। अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये है ना, ये इस तरफ जा रहा है, और ये एंगल कितना बनेगा 90, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, क्लियर विद दिस। ओके, तो ये एंगल 90, ये 90 थीटा है, तो ये कितना मिलेगा, ये 90 प्लस थीटा मिलेगा, कितना मिलेगा 90 प्लस थीटा, मतलब ये जो हमारा जी नीचे की तरफ काम कर रहा था, बेसिकली एम जी और ये एम जी साइन थीटा, बट हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं इसलिए एम को निकाल दो, तो ये क्या हो गया, जी और जी साइन थीटा, मतलब ए और जी, समझ रहा है ना यार। तो नीचे जिस तरीके से काम कर रहा था उनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 प्लस थीटा। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं, दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए इज नथिंग प्लस जी साइन थीटा, तो जी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए इज अगेन जी साइन थीटा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा जी इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, दैट इज माइनस साइन थीटा। देखो ना 90 मतलब वाई एक्सिस चेंज, एक्स एक्सिस नो चेंज, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, दैट प्लस 2g साइन थीटा, ये जी हो गया, जी का स्क्वायर हो गया, साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और एक माइनस पूरे टर्म को माइनस बना देता है, दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, और दोनों में कॉमन कौन है, जी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज जी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या मिलेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा जी इफेक्टिव का स्क्वायर आ रहा है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ जी इफेक्टिव, ठीक है ना बच्चों। तो जहाँ पे जी इफेक्टिव का स्क्वायर अगर ये आ रहा है तो व्हाट इज जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा, इसका रूट मिलेगा, दैट इज जी कॉस थीटा, ठीक है। बेसिकली ना मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस तरीके से भी कर सकता था। अगर ये एम जी है तो ये क्या बनेगा, बाजू वाला एम जी कॉस थीटा, एंड लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी यही बनने वाला, तो हमको यही लेने का था, जी कॉस थीटा। बट सिर्फ यही सर आप ले रहे हो, व्हाट अबाउट दिस एम जी साइन थीटा, व्हाट अबाउट दिस, ये क्या होगा, वो सब एक्सप्लेन करने के लिए इतना एक्सप्लेन किया। बट आफ्टर ऑल तेरे को एग्जाम में याद यही रखने का है, लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी में जो ग्रेविटी है उसको यूज कर लो। क्या है बेटा, जी कॉस थीटा। तो ऐसे टाइम पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा, एल अपॉन क्या मिलेगा, जी के साथ क्या होगा, कॉस थीटा। कभी कभी एग्जाम में ये भी लिखा है 2 पाई एल सेक थीटा अपॉन जी, ठीक है। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द, मतलब कितने एंगल पे वो इंक्लाइंड है सरफेस, ये समझ रहे हैं बच्चों। तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों जो हम लोग को पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के कंसेप्ट में पूछेंगे, ठीक है। यस, इतना कॉपी था बेटा। प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना बेटा, तो ये मास नहीं आने वाला, ओके। वो सेंट्रीपिटल फोर्स था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r, ओके। इतना सिर्फ याद रखने का, क्लियर विद दिस, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इन अ लिक्विड। अब जब हम लोग ये पेंडुलम को लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे तो टाइम पीरियड का क्या होगा, एंड व्हाट इज टाइम पीरियड का वैल्यू। ये एक रिजिड सपोर्ट है और एक लिक्विड है। जो लिक्विड का हमारा डेंसिटी है ना बच्चों, वो दिया है रो एल, मीन्स रो एल इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये ऐसे कुछ लिक्विड है, उसके अंदर हमने किसको इमर्स किया है, ये पेंडुलम को इमर्स किया, कुछ इस तरीके से, ओके। नाउ वी आर टेकिंग द पेंडुलम टू दिस पोजीशन, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे ये दिखाने के लिए मैं उसको ज़्यादा डिस्प्लेस करा रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तभी एसएचएम परफॉर्म करेगा। मैं इसको सिर्फ जूम करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पर टेंशन, कितना एंगल पे लेके गए, थीटा एंगल पे उसको डिस्प्लेस किया, एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा होगा ना। ये पॉइंट पे यहाँ पे हम देखेंगे कि रो वैल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रो एस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड का स्पीयर, ठीक है। अब कंफर्म है इसका डेंसिटी इससे ज़्यादा होगा तभी तो ये इन्वर्स है, अगर कम होता तो ऊपर आता। तो यहाँ पे कौन से फोर्स काम करेंगे, यहाँ पे इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, और ऊपर कौन काम करेगा, लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, अप थ्रस्ट। कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ, बराबर है बच्चों। कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। तो बेसिकली ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ, क्यों, बिकॉज mg ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा। सपोज हम लोग यहाँ पे एफ नेट लिखते हैं, एफ नेट क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू mg माइनस अप थ्रस्ट, और एफ नेट का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, नीचे। सपोज ये एफ नेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये हमारा एफ नेट है, बराबर। अब एफ नेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, सपोज देखना यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। एफ नेट नीचे की तरफ है, यहाँ पे अलॉन्ग एम जी, एफ नेट तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या बनेगा हमारा एफ नेट साइन थीटा। बाबा ये कॉस बनेगा, तो दूर वाला क्या बनेगा, एफ नेट साइन थीटा। तो पहले एफ नेट फाइंड करते हैं, एम जी माइनस अप थ्रस्ट, वॉल्यूम इमर्स, पूरा इमर्स्ड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। नाउ दिस एफ नेट साइन थीटा इज गोइंग टू प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एफ नेट के साथ साइन थीटा, ओके, दैट इज। और ये अंदर की तरफ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्लियर विद दिस, देखो ना बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, बराबर है, और ये अंदर की तरफ जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m इंटू रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यस, एफ नेट साइन थीटा। एफ नेट का वैल्यू क्या, माइनस ऑफ एम जी मल्टीप्लाई बाय, यस, वी रो जी, वॉल्यूम इनवर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, और साइन थीटा, तो थीटा वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो दैट इज इक्वल टू, सबको m से डिवाइड करेगा तो ए आर का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ, यस, ये मिलेगा g माइनस वी अपॉन एम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी इंटू क्या होगा, थीटा। के थीटा को हम लिख सकते हैं x अपॉन एल। हाँ सर, देखो ना, ये x है डिस्प्लेसमेंट, ये l है लेंथ है, तो हमने ये पढ़ा था s इज इक्वल्स टू आर थीटा। s क्या है x, r क्या है l, और थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे ए आर का जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, माइनस, दोनों में कॉमन कौन आने वाला है, ओके, नहीं लेना तो बाद में ले लो, v। देखो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी किसका, सॉलिड का, बिकॉज मास किसका है, ये सॉलिड स्फीयर का मास है, तो डेंसिटी भी उसका रहेगा। मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर डिवाइड है, नीचे आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेविटी
ये क्या मिल रहा है x अपॉन क्या मिल रहा है l, एनी डाउट ओवर यू? नो सर। सो बेसिकली ये जो वैल्यू है कि कौन सा वाला कि इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, बराबर है ना बच्चों? तो देखो ना, लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट, लेंथ तो कांस्टेंट ही होने वाला है, ग्रेविटी फिक्स ही रहने वाला है, बराबर है ना बच्चों? जी तो सेम ही रहेगा, जी इफेक्टिव चेंज होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फॉर अ गिवन लिक्विड इज कांस्टेंट, इसका भी डेंसिटी सेम ही रहेगा, चेंज तो नहीं होने वाला है। तो बेसिकली ये पूरा कांस्टेंट है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ओमेगा स्क्वायर, तो अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, दोनों को कंपेयर करो, जी माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू जी अपॉन क्या, इंटू 1 अपॉन एल। ये किसका वैल्यू है? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, मिला। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? इसका अंडर रूट में होगा, यस सर। सो ओमेगा इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, जी, जी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू जी अपॉन एल, ठीक है। सो हमारा जो टी होता है, टी का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट में आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो टी का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय, व्हाट इज ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, उसको उल्टा लिखो ना, उल्टा लिखोगे तो नीचे कौन रहेगा, 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू जी अपॉन एल, तो एल कहाँ जाएगा, ऊपर, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन, यहाँ पे जी लिखो, 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। ये ऐसे सम्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और वहीं पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये पूरे को उल्टा कर दो, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड द होल डिवाइड बाय लेंथ, दैट्स इट, क्लियर्ड विद दिस। सो बेसिकली ये कौन सा कंसेप्ट था, पेंडुलम इन अ लिक्विड में, ठीक है बच्चों। तो पेंडुलम इन अ लिक्विड, ये प्रूफ एंड ऑल हम लोग को इंपॉर्टेंट याद नहीं रखने का बच्चों, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट याद रखने का है, क्या है, टी पाई टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी तो था, सिर्फ जहाँ पे जी इफेक्टिव है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली जो जी इफेक्टिव का प्लेस था, तो जी इफेक्टिव के प्लेस पे क्या आएगा, जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड अपॉन लिक्विड नहीं लिखने का, क्योंकि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम है, माइनस में आएगा, नीचे अंदर रूट में माइनस नहीं चलने वाला, ठीक है बच्चों, क्लियर है, कंसेप्ट समझा बच्चा, वेरी सिंपल। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वही जी इफेक्टिव देने वाला है, बट एक्चुअली मैं किस तरीके से वो पूरा प्रूफ करके दिया है, ठीक है। तो समझा बच्चों, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया था, एक लिक्विड है, उसका डेंसिटी उसके कंपैरिजन में इतना है, तो पहले वहाँ से हम जी इफेक्टिव फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे जी इफेक्टिव पुट करेंगे, एल अपॉन जी इफेक्टिव होता है, और आंसर मिल जाएगा। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है? पक्का? यस, इतना कॉपी कर लो। नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या बोला था, व्हेन अ बॉब ऑफ मास m it carries a positive charge q and pendulum is placed in a uniform electric field E, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से, अब तक है ना, ये चार्ज के पास ये जो बॉब था उसका चार्ज नहीं था, अब ये यहाँ से हम यहाँ पे लेके गए, बराबर है, एक्सट्रीम पे, बराबर है। अब इसके पास है ना चार्ज है, ठीक है, इसका चार्ज है q, क्लियर है, एंड इट इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ई ऊपर की तरफ है। ये जो बॉब है उसका चार्ज q है और उसका मास m है, इट इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली इस पे कौन से फोर्स काम करेंगे, यहाँ पे एक नीचे काम करेगा, दैट इज इक्वल टू mg, और ऊपर कौन काम करेगा बेटा, सेम, ऊपर कौन काम करेगा, दैट इज इक्वल टू QE, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11th स्टैंडर्ड, F इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, QE, क्लियर विद दिस? ओके। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, तो QE इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, तो जो फोर्स लगता है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब QE ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि समझा बेटा? ओके ओके। तो अभी ये चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज है, तो जो F फोर्स लगेगा दैट इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर? ओके। इसको और डीप में एक्सप्लेन करेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जैसे लास्ट कंसेप्ट को सॉल्व किया था ना हमने, इसको रिजॉल्व करके यहाँ पे वही आने वाला है। जैसे पता ना लास्ट में क्या था बेटा, यहाँ पे हम लोग का नीचे mg काम कर रहा था, g सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करना, ऊपर काम कर रहा था v rho g, बराबर है, नीचे कौन काम कर रहा था mg,
बराबर है। तो नेट क्या आ रहा था यहाँ पे, एम जी माइनस वी रो जी, आया ना। ओके ये कौन आ रहा था तेरा नेट एक्सेलरेशन, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू, हम लोग वैसे ही सॉल्व कर रहे थे, एम जी माइनस वी रो जी बराबर है। तो ये हम लोग जी इफेक्टिव लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, जी इफेक्टिव। वैसे ही लाएंगे डायरेक्टली वही आने वाले, सबको एम से डिवाइड कर, तो क्या मिलेगा, जी माइनस वॉल्यूम अपॉन, तो हम लोग यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेविटी अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिखते थे। अब यहाँ पे वही आएगा, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या मिलेगा, नीचे की तरफ कौन है, जी, सेम पूरा सेम प्रोसीजर है हम लोग को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान देना। नीचे की तरफ कौन है, जी, ऊपर की तरफ कौन है, क्यू है। तो ऊपर एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है, ऊपर फोर्स अगर क्यू ही काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, क्यू ई अपॉन एम, वेर एम इज इसका मास, बराबर है। तो ये हो गया जी इफेक्टिव। तो जो हमारे टी का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव, दैट इज जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। तो बेसिकली आप ये बता सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, जी इफेक्टिव, बताओ बताओ, यस कैरी ऑन, क्या हो रहा है, तो ये जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जी कम हो रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं पे अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर ना होके, मैं यही कंसेप्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, सेम है, सेम सब कुछ सेम है, चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, ओके ठीक है, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कितना बेटा, क्यों, वेट एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ना होके इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो ये जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे काम लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे कितना लगेगा बच्चों, क्यू ही। तो ऐसे केस में जो जी इफेक्टिव बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, जहाँ पे जी माइनस क्यू ई अपॉन था वहाँ पे क्या आएगा, जी प्लस क्यू ई अपॉन है, क्योंकि बोथ नाउ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स इट। तो बेसिकली टी का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। ऐसे कुछ क्वेश्चन, इसको और डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो आपको खुद से घर पे करना है, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो जो एफ इक्वल टू क्यू ऊपर लग रहा था वो कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर विद दिस। और जहाँ पे एफ इक्वल टू क्यू जो नीचे की तरफ लग रहा था, बराबर है, वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो सिर्फ क्या होगा, फोर्स को रिवर्स कर देने का, क्योंकि बराबर है बच्चों, क्योंकि जो हमने ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो टेस्ट चार्ज को लेके पढ़ा, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव अज्यूम किया, इसलिए वो पॉजिटिव को रिपल कर रहा है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव को खींच रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब सर ये तो समझा, अब सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में होता तो क्या होता, सो बेसिकली अगर ई इस डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो ये पेंडुलम को जैसा एम जी कहाँ पे काम कर रहा है, नीचे की तरफ, तो फोर्स क्यू ही काम करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे काम करेगा, बराबर है, कहाँ पे काम करेगा, इस तरफ काम करेगा, क्लियर विद दिस। ओके बोलो फिर कितना मिलेगा, ये क्या मिलेगा, क्यू ही, एफ इज इक्वल टू क्यू ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, सेम, बराबर है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो समथिंग यहाँ पे होगा। तो कैसे करेंगे, यस 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 कैरी ऑन, क्या करेंगे बेटा, वही हमारा फॉर्मूला सर, नाउ दो बोथ आर परपेंडिकुलर एंड सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर, तो जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा, जी इफेक्टिव मिलेगा, वो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू जी, क्या मिलेगा, जी प्लस जी का स्क्वायर, क्योंकि जी इफेक्टिव का स्क्वायर यहाँ पे बीच में आएगा ना, प्लस क्यू ई अपॉन एम द होल स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव जो मिलेगा सेम टू सेम, जैसे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट से किया था, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम द होल स्क्वायर, ये जी इफेक्टिव, और टी तुम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसका कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये चार्ज का, क्लियर है। तो बेसिकली जब भी हमारा जो बॉब था उसके पास चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ ऐसे कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है। देखो ना दोनों परपेंडिकुलर है ना, और जब भी दोनों परपेंडिकुलर होगा तो जी इफेक्टिव क्या मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर का एडिशन, बेसिकली यहाँ पे देखो ना दोनों के बीच में एंगल कितना 90 है, तो इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल cos 90 कितना होने वाला, 0 होने वाला है, इसलिए ऐसा लिखते हैं, ओके। और बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो देखने का, ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करने का, और सेम डायरेक्शन रहेगा तो एडिशन करने का, ठीक है, यस। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ओके। इसका डेरिवेशन एंड ऑल हम लोग को जेई एडवांस में आएगा, मीन्स और नीट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है। क्या है बेटा फॉर्मूला,
फॉर्मूला फॉर इन्फिनिट लेंथ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 1/g तो लिखने का, और जो l था 1/l प्लस 1/r, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला फॉर पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ मतलब जब हमारा l बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, बराबर है। फर्स्ट केस देखते हैं, तो केस वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हेन l इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये तो बहुत ही बड़ा है, तो 1/r क्या हो जाएगा, अगर ये बहुत बड़ा है तो 1/r इसके सामने निगलेक्ट कर देंगे। देखो ना बेटा, कंसेप्ट समझना आराम आराम से। l इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू r, तो इनको उल्टा करते हैं, तो 1/l इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू 1/r, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1/r को निगलेक्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा है ना 1/l, तो हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसको निगलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/g और 1/l, l कहाँ जाएगा ऊपर, जो फॉर्मूला हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं l/g। समझ रहे हैं कब, जब l इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू r, रेडियस ऑफ अर्थ, बट व्हेन, अगर हम केस 2 की बात करेंगे, व्हेन l इज इक्वल टू r, बराबर है, व्हेन l इज इक्वल टू r, सो जो t का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/, यहाँ पे क्या मिलेगा g 1/r प्लस 1/r, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा 1/g 2 बाय r, r कहाँ जाएगा ऊपर, सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन क्या मिलेगा 2g, ये t का वैल्यू है। g का वैल्यू, r का वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर, 2 इंटू जी का वैल्यू क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 10, तो इसको सॉल्व करोगे सो आपको जो आंसर आएगा दैट इज 59.8 अप्रॉक्सीमेटली मिनट्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, बराबर है। तो एक पेंडुलम है बहुत बड़ा है जिसका लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, समझ रहा है ना, तो ऐसे टाइम पे उसको कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, 1 घंटा, ठीक है बेटा, ओके। वहीं पे केस 3 देखेंगे, अब पेंडुलम तो बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है बेटा, बहुत मतलब व्हेन l इज वेरी मच एज कंपेयर टू r, l इज वेरी मच एज कंपेयर टू r के मुकाबले जो लेंथ है बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, l इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू r, तो 1/l इज बहुत ही छोटा एज कंपेयर टू 1/r, अरे उल्टा करो ना, देखो ना बेटा, अब 1 इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1000, सो 1/1 इज, और 1/1000 में बड़ा कौन आएगा, ये 0.001 आएगा, तो 1/1 बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 0.01, वही है ना उल्टा, वही लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा है ये बहुत ही छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, और जब हम लोग यहाँ पे इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमें t का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, t इक्वल टू 2 पाई एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/, यहाँ पे क्या मिलेगा g और 1/r मिलेगा, r कहाँ जाएगा ऊपर, सो दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट वी हैविंग ओवर हियर r/g, ये किसका फॉर्मूला है, t का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, t का, दैट्स इट। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 84.6 मिनट्स, ये हमने वेटलेसनेस एंड ऑल के लिए भी कंडीशन सॉल्व किया, दैट इज 1 घंटा 24 मिनट, दैट्स इट। ये तुम्हारा कंसेप्ट था पेंडुलम ऑफ किसका, इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर, ठीक है। कुछ डाउट है तो ये सारे केसेस समझो हम लोग को, तो अब तक आज के लेक्चर में हमने पूरा पेंडुलम के एक कंसेप्ट को सॉल्व किया है, ठीक है। जो भी हमारे वर्कशीट में सम्स एंड ऑल है आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।